नाज़रीन, आज पूरी दुनिया में फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन जो है, पाकिस्तान भी हमेशा फ़लस्तीनियों के जो मसाइल हैं उसके मुनसिफाना हल पर ज़ोर देता है। लेकिन आज हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं साबिक सफ़ीर जनाब जावेद हफीज़ साहब। जावेद हफीज़ साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि पूरी दुनिया में जो आज ये दिन मनाया जा रहा है, तो ये सिर्फ बयानात तक ही महदूद रहेगा या अमलन भी फ़लस्तीनियों को इंसाफ मिलने के कुछ चांसेस नज़र आते हैं आपको? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। बात यह है कि फ़लस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म हुए हैं, और ख़ास तौर पे अभी जो गज़ा में हुआ है अक्टूबर 2023 के बाद, वो तो उसने तो पूरी दुनिया को हिला दिया है। लेकिन मगरबी हुकूमतें जो हैं वो बहरहाल अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं बड़ी हद तक। और अगर हम अरब और इस्लामी दुनिया को देखते हैं तो वहाँ पे भी वो रद्द अमल नहीं हुआ जिसकी हमें तवक्को थी। अम, और उसकी बड़ी वजह ये है कि इनमें से बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो पीएलओ को रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, नुमाइंदा फ़लस्तीनियों का, जबकि गज़ा में लड़ाई जो है वो हमास लड़ रही है। तो उस वजह से भी मुस्लिम रिएक्शन जो है वो हाफ हार्टेड या डिवाइडेड नज़र आता है। अ, मुझे तो लगता है कि ये अफसोस से कहना पड़ रहा है कि फ़लस्तीनियों पे मुज़ालिम जो है वो ख़त्म होते नज़र नहीं आ रहे मुझे। और वजह बेसिकली ये है कि जब उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है यूएन में, तो अमेरिका का वीटो आ जाता है। अच्छा, अमेरिका हर सूरत। जावेद हफीज़ साहब, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू जो हैं, उन्होंने ये कहा कि जंग बंदी जो है वो तो मुमकिन नहीं है, अलबत्ता फायर बंदी मुमकिन है। तो आप क्या समझते हैं कि ये नेतन्याहू जो हैं वो क्यों आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से हमेशा इनकारी रहते हैं, और सबसे बढ़ के ये कि ये पूरी आलमी बरादरी नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाने में जो है कामयाब क्यों नहीं हो पाती? जी देखिए, जो लेटेस्ट जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का है फैसला, उसमें तो उन्होंने नेतन्याहू को के वारंट जारी कर दिए हैं कि जिस मुल्क में भी वो जाएं उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन उनके पीछे अमेरिका की ताकत है। अमेरिका ने उस पर अब तक 49 वीटोज जो हैं 1948 से लेके अब तक इस्तेमाल किए हैं। अब उसमें बेसिकली जो है ना, सीज फायर में और परमानेंट सीज फायर में फ़र्क ये है कि सीज फायर जो है वो कुछ मुद्दत के लिए होती है, हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, जिसमें कैदी और होस्टेजेस वगैरह जो है वो एक्सचेंज पहले भी हुए हैं और कर लिए जाते हैं। वेयर एज परमानेंट सीज फायर जो है वो ये है कि अब लड़ाई जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएगी। अब नेतन्याहू जो है, उसकी कोलिशन गवर्नमेंट है, उसके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं। उसके लिए तो लड़ाई को जारी रखना जो है वो उसकी सियासी जिंदगी है। तो इसलिए वो उसको जारी रखे हुए है, और उसका हदफ ये है कि मैंने हमास को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना है, और वो अभी तक वो कर नहीं पाया। तो जावेद इसलिए वो साहब, लड़ाई जो है जावेद जी। साहब, फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के रोज़ भी अक़वाम मुत्तहिदा ने जंग बंदी का मुतालबा किया है इसराइल से। लेकिन आलमी ये जो इदारा है जिसको आप अक़वाम मुत्तहिदा का नाम देते हैं, यूनाइटेड नेशन का नाम देते हैं, ये असल में इतना हकीकत में बेबस क्यों है कि वो किसी भी ताकतवर के सामने अपने मुतालबात पूरे ही नहीं करा सकता? वो इंडिया जैसा गासिब हो जो कश्मीर में बैठा हो, या गासिब हो जो वहाँ पे लेबनान में या गज़ा पे इतने मुजालिम कर रहा हो, तो सिर्फ अगर करारदादें पेश कर दी हैं तो इस आलमी इदारे का फिर फ़ायदा क्या? जी, हम ये तो नहीं कह सकते कि ये आलमी अदारा जो है बिल्कुल बेकार है, इसलिए कि जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जा रही है गाज़ा में और फ़लस्तीन में, वो भी यूनाइटेड नेशंस का अदारा है, उनरवा, उसकी तरफ से जा रही है। और यूएन ने
इक़्तिसादी फील्ड में पूरी दुनिया में खासा इम्प्रेसिव काम किया है। लेकिन जहाँ तक सिक्योरिटी काउंसिल का ताल्लुक है, जिसका काम दुनिया में अमन कायम करना है, वो उसको हम कह सकते हैं कि वो एक उसका ऐसा उज़्व है जो यानी पूरी तरह अपने फंक्शंस अदा नहीं कर सका, दुनिया में अमन नहीं ला सका। और उसकी बड़ी वजह जो है वो वीटो है, वीटो पावर है। कश्मीर के ऊपर भी वीटो इस्तेमाल होता रहा है, और इस पे ऊपर अपना फ़लस्तीन में भी अमेरिकन वीटो जो है वो बार बार इस्तेमाल हुआ है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि फ़लस्तीन में और लिबनान में जो कुछ हो रहा है, इस पे अरब दुनिया भी खामोश नज़र आती है, तो अरब दुनिया की ये जो गहरी खामोशी है, इसके पीछे आपको क्या नज़र आता है? देखिए, अरब दुनिया को भी आप देख लीजिए कि उसकी क्या हालत है आज। जो मुल्क इसराइल के मुकाबले में खड़े होते हुआ करते थे, इराक जो है उसको जंग के ज़रिए इतना कमज़ोर कर दिया गया कि अब उसकी आवाज़ वो नहीं है पहले वाली। सीरिया जो है वो सिविल वॉर की वजह से नडाल है। लीबिया जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है वर्चुअली। तो और गल्फ कंट्रीज जो हैं, उनका ये फैसला है, उन्होंने अपने से ये फैसला किया है कि हमने पहली इम्पोर्टेंस जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और अपने शहरियों की प्रॉस्पेरिटी को देनी है। तो लिहाजा वो भी खामोश हैं। इसलिए पार्शली तो आपके सवाल का जवाब ये है कि जो मुल्क खड़े होते थे इसराइल के ख़िलाफ़ में, वो कमज़ोर हो चुके हैं। और जो मुल्क माली तौर पे मजबूत हैं, यानी खलीज के ममालिक, उनका फ़ैसला ये है कि अब हमने जंगें नहीं लड़नी, बल्कि अपने शहरियों की रिफाह के लिए, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करना है। अच्छा जावेद हफीज साहब, ये फरमाइएगा कि ईरान ने एक बार फिर खबरदार किया है कि मगरिब ने अगर उस पर पाबंदियाँ लगाई तो वो ज़रूर एटमी हथियार हासिल कर लेंगे। जी देखिए, एटमी हथियार जो है वो 2 दिन में तो नहीं बनते, उसके लिए कुछ वक्त दरकार होता है। और ज़ाहिर है कि ईरान जो है, अगर उसको बहुत दबाया गया तो वो ज़रूर जाएगा एटमी ऑप्शन की तरफ। लेकिन जो जिस तरफ आपने इशारा किया है कि अगर ईरान पे पाबंदियां लगती हैं और ईरान जो है वो जाता है एटमी हथियारों की तरफ, और क्या इसका पाक अमेरिका रिलेशंस के ऊपर असर पड़ेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई फौरी असर पड़ेगा, इन द सेंस कि जो आपका इशारा है कि उस सिलसिले में अगर पाकिस्तान को ईरान रिक्वेस्ट करे कि हमारी एटमी हथियार बनाने में कोई किसी किस्म की टेक्निकल मदद करें, तो वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा। अच्छा सर, तो लिहाजा आखिर में सिर्फ ये बता दें कि ट्रंप के नए दौर में अमेरिका ईरान ताल्लुकात जो हैं वो मुतासिर होंगे या मज़ीद ख़राब हो जाएंगे? मेरा ख्याल है कि वो ताल्लुकात जो हैं वो उनमें मज़ीद खराबी आ सकती है। अगर आप ट्रंप का पिछला पीरियड देखें तो उसी ज़माने में अब्राहम अकॉर्ड भी हुए थे, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट अरब मुल्कों ने इसराइल के साथ ताल्लुकात जो है वो कायम किए थे। और उसी ज़माने में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी पहली टर्म में फैसला किया था कि हम न्यूक्लियर सदर ट्रंप माहिदा के जो है नए दौर में ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे